मेरी बहन के मार्क्स बहुत अजीब है। मैं 600 स्कोर करता हूँ तो वो 610 ले आती है। मैं 610 तक पुश करता हूँ तो उसका स्कोर तुरंत 600 ड्वेलिंग हो जाता है। उसका स्कोर हमेशा एक्यूरेटली मुझसे 10 पॉइंट्स ऊपर रहता है, लेकिन जैसे ही मैं लीव लेकर एग्जाम स्किप करता हूँ उसका स्कोर अचानक से गिरकर 0 हो जाता है। मेरी थियरी कंफर्म हो चुकी थी, उसका स्कोर मेरे स्कोर से कनेक्ट है। इसी पॉइंट को बेस बनाकर मेरे दिमाग में एक क्रेजी प्लान बना। अगर बोर्ड्स में मैंने 700 स्कोर किया या 746 क्रॉस कर लिया तो क्या होगा। एग्जाम से ठीक पहले मैं एक सन्यासी की तरह कट ऑफ हो गया था और वो पूरी तरह से चिल कर रही थी। मेरे सपोर्ट का फायदा उठाकर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसने पढ़ाई छोड़कर दोस्तों के साथ पार्टी करना शुरू कर दिया था। जब भी उसे पकड़ा जाता वो चिढ़कर अपनी आंखें घुमाती, फोन को जोर से टेबल पर पटकती और चिल्लाती, तुम लोग अनोइंग हो गए हो यार, रिलैक्स करो यार, स्टेट टॉपर मैं ही बनूंगी। और मैंने भी उसका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ा। हर मॉक टेस्ट में मैं उसे सेफली 1 रैंक के थ्रोन पर बैठा देता था। मैं चाहता था कि वो इस फेक सक्सेस के क्लाउड पर उड़े और नशे में रहे, जबकि डार्क में मैं धीरे धीरे 741 मार्क्स की तरफ बढ़ रहा था। रोज सुबह 5 बजे उठना, रात 12 बजे सोना, खाने और वॉशरूम के अलावा पूरा टाइम सिर्फ प्रैक्टिस। मैंने खुद को उस डार्क रूम में लॉक कर लिया था, एक मशीन की तरह जो नॉन स्टॉप ऑपरेट कर रही थी। मेरी बहन का रूम ठीक बगल में था, वहां से अक्सर उसके फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल की हंसी या वेब सीरीज देखते हुए उसके ओवर एक्टिंग वाले रिएक्शंस आते रहते थे। कभी कभी वो जानबूझकर वॉल्यूम फुल कर देती थी, सिर्फ मुझे शो ऑफ करने के लिए। वो जितनी चाहे लिमिट क्रॉस कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इन फालतू नॉइज को ब्लॉक करना सीख लिया था। मेरे ब्रेन में सिर्फ एक ही टारगेट लूप हो रहा था, 741। ये नंबर मेरे दिल में एक कील की तरह चुभ चुका था। जब भी मेरा गिव अप करने का मन होता, मैं इसे और गहराई से प्रेस करता ताकि मेरा फोकस क्लियर रहे। मार्च के महीने में लिन शाओसियाओ ने मेरे रूम में बार बार आना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लगा कुछ ढूंढने आई होगी, लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे देखने का उसका तरीका बदल गया था। उसकी नजरों में एक टेस्टिंग वाली वाइब थी। एक बार जब मैं फाइनल मैथ पेपर सॉल्व कर रहा था, वो दरवाजा खोलकर अंदर आई और मेरे पीछे खड़ी होकर बहुत देर तक मेरे रफ पेपर को घूरती रही। ब्रो, तुम आजकल इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैंने बिना सिर उठाए सॉल्व करना कंटिन्यू रखा। ठीक ही है, एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम सर पर है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। शाओसियाओ थोड़ा और क्लोज आई ताकि वो देख सके मैं क्या लिख रहा हूँ। पर तुम पहले तो कभी इतने हार्डकोर नहीं थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। जानबूझकर एक गहरी सांस ली, पेन नीचे रखा और पूरी तरह से एग्जॉस्टेड होने की एक्टिंग की। मॉम डैड का प्रेशर है यार, कह रहे हैं अगर टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो मेरी पॉकेट मनी बंद कर देंगे। मेरे पास और क्या ऑप्शन है? लीन शाओशाओ के फेस पर एक रिलीफ आ गया और उसके होठों पर एक मॉकिंग स्माइल छा गई। हा, तुम और टॉप कॉलेज। वो पलट कर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर रुककर एक ताना मारना नहीं भूली, ज्यादा स्ट्रेस मत, आखिरकार टॉपर का टाइटल तो मेरा ही है। मैंने उसे जाते हुए, दरवाजा बंद होते ही मैंने वापस पेन उठाया और मेरे चेहरे पर एक स्मर्क आ गई। बहुत बढ़िया, मुझे ऐसे ही अंडर एस्टिमेट करती रहो। तुम मुझे जितना इग्नोर करोगी मैं उतना ही सेफ रहूंगा। लेकिन लिन शाओसियाओ का शक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। आने वाले दिनों में उसने इनडायरेक्टली मेरी प्रिपरेशन का स्टेटस ट्रैक करना शुरू कर दिया। मुझसे पूछती कि कौन सा सब्जेक्ट टफ है, मॉक टेस्ट में मेरा क्या स्कोर आ रहा है। कभी कभी वो मेरे माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए डिमोटिवेटिंग बातें भी कहती, पर मैं हर अटैक को ब्लॉक कर रहा था। मैंने जानबूझकर अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स कंट्रोल किए ताकि मैं टॉप 5 में रहूं, ना ज्यादा हाईलाइट हूं और ना ही उसे कोई शक हो। मेरा असली किलर मूव अभी हिडन था। सबसे टफ क्वेश्चन और सबसे ट्रिकी टेक्निक्स की प्रैक्टिस मैं सिर्फ आधी रात को अकेले करता था। सॉल्व करने के बाद मैं रफ पेपर के टुकड़े टुकड़े करता और उसे फ्लश कर देता ताकि कोई ट्रेस ना बचे। एक रात जब मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, अचानक लिविंग रूम से आवाज आई। मॉम और लिन शाओसियाओ बात कर रहे थे। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और उनकी बातें छुपकर सुनने लगा। शाओसियाओ, तेरा भाई आजकल कुछ ज्यादा ही मेहनत नहीं कर रहा? दिन भर खुद को कमरे में लॉक रखता है, खाना भी नहीं खाता। लिन शाओसियाओ हंस पड़ी। आप टेंशन क्यों ले रही हो? वो चाहे जितना जोर लगा ले, उसके मार्क्स से 10 पॉइंट ज्यादा तो मेरे ही आएंगे। वो जितनी मेहनत करेगा मेरा स्कोर उतना ही बढ़ेगा। हाँ, मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है, करने दे उसे मेहनत, वो तेरे लिए ही तो काम कर रहा है। ये सुनकर मैंने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि नाखून मेरे हाथों में चुभ गए, लेकिन बाहर से मैंने खुद को काम रखा, दरवाजा धीरे से बंद किया और वापस क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। अप्रैल की एक रात मैं हमेशा की तरह अपने रूम में प्रैक्टिस कर रहा था। तभी बाहर से एक हल्की सी आवाज आई। मैंने ध्यान से सुना, फुटस्टेप्स की आवाज, बहुत हल्की, जैसे कोई छुप कर चल रहा हो। फिर डोर हैंडल के धीरे धीरे घूमने की आवाज आई। मैं एक सेकंड में समझ गया वो मुझ पर नजर रख रही है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस फोकस करने की एक्टिंग करता रहा। लेकिन रियलिटी में मैंने अपना एडवांस पेपर हटाकर एक बेसिक प्रैक्टिस सेट सामने रख लिया था। वो सारा हाई लेवल मटेरियल मैंने अपने ड्रॉयर में सबसे नीचे लॉक कर दिया था। दरवाजे में एक हल्का सा गैप खुला था। अपनी आंखों के कॉर्नर से इस गैप से मैंने लिन शाओसियाओ का आधा चेहरा देखा। वो मेरी टेबल पर रखी चीजों को घूर रही थी। मैंने जानबूझकर एक गहरी सांस ली और खुद से बड़बड़ाया, ये क्वेश्चन फिर गलत हो गया यार, ये बहुत टफ है। फिर मैंने बुक बंद की और टेबल पर सिर रखकर रेस्ट करने की एक्टिंग
एक्टिंग करने लगा। गैप धीरे से बंद हुआ और फुटस्टेप्स की आवाज दूर चली गई। मैं सीधा बैठा और मेरे चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। लिन शाओसियाओ, तुम जितना मुझ पर नजर रखोगी उतना ही क्लियर होगा कि तुम अंदर से डरी हुई हो। तुम अच्छे से जानती हो कि वो मार्क्स तुम्हारे नहीं है, तुम सिर्फ एक पैरासाइट हो। मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मे के मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर 695 था और लिन शाओसियाओ 705 स्कोर के साथ स्कूल टॉपर बन गई। रिजल्ट्स वाले दिन उसने घर में ग्रैंड सेलिब्रेशन किया। मॉम डैड उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, कह रहे थे उसने लिन फैमिली का नाम रोशन कर दिया है। डाइनिंग टेबल उसकी फेवरेट डिशेस से भरी हुई थी। मैं एक कॉर्नर में बैठकर चुपचाप खाना खा रहा था, बिल्कुल एक इनविजिबल इंसान की तरह। डैड ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और प्राउडली शाओ शाओ को देखा। एक्सो शाओ ने इस बार फाड़ दिया, बस इसे मेंटेन रखो, फाइनल एग्जाम सेट है। मेरी बेटी स्मार्ट है यार, आखिर जेनस किसके हैं? मॉम ने भी पूरे प्राइड के साथ हाँ में हाँ मिलाई। लिन शाओसिया ने एक मॉकिंग स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा। ब्रो, तुम्हें थोड़ा पुश करना पड़ेगा, मुझसे ज्यादा पीछे मत रह जाना, वरना मॉम डैड के फेस पर अच्छा नहीं लगे। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया, कोई आर्गुमेंट नहीं किया और अपना खाना कंटिन्यू रखा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं हंस रहा था। एंजॉय कर लो, जी भर के एंजॉय कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का आखिरी हाई मोमेंट है। उस रात मैं बेड पर करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आ रही थी। मेरा ब्रेन बार बार एग्जाम के उन 2 दिनों में होने वाले इवेंट्स को सिमुलेट कर रहा था। जून आ गया और एग्जाम्स भी। 6 जून की रात लिन शाओसिया अपने फ्रेंड्स के साथ एडवांस सेलिब्रेट करने ड्रिंक्स पर गई। मॉम ने उसे रोका तक नहीं, बल्कि उसे कैश देकर कहा, मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत की है, थोड़ा रिलैक्स कर ले। मैं दरवाजे के गैप से ये सब देख रहा था। मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं था, बस एक आयरनी फील हो रही थी। उस रात में 8 बजे ही सो गया। अलार्म सुबह 6 बजे का सेट था। बेड पर लेटे हुए मैं पूरी तरह से शांत था, बिल्कुल एक वॉरियर की तरह जो अपनी स्वॉर्ड निकालने का वेट कर रहा हो। मेरी सारी एंड्योरेंस का पे ऑफ कल मिलने वाला था। अगली सुबह मैं टाइम पर उठा, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और निकल गया। मॉम लिन शाओसिया को एग्जाम सेंटर तक ड्रॉप करने जा रही थी और मुझे सिर्फ इतना कहा, अच्छे से एग्जाम देना। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। मैं सोच रहा था ये आखिरी बार है, इसके बाद हमारा रास्ता हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। मेरा एग्जाम सेंटर स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में था। 3rd फ्लोर, विंडो सीट, सनलाइट सीधे अंदर आ रही थी। मैंने अपनी सीट ली, अपना सारा स्टेशनरी सेट किया, एक डीप ब्रेथ ली, आंखें बंद की और अपने माइंड में रिपीट किया, लिन फेंग, तुमने इस दिन के लिए 18 साल वेट किया है, अब हारना मत। बेल बजी। जैसे ही मैंने पेपर ओपन किया, मेरा ब्रेन पहले से कहीं ज्यादा क्लियर था। हर क्वेश्चन एक पुराने दोस्त की तरह फेमिलियर लग रहा था। रीडिंग सेक्शन के हर तरफ को मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। ऐसे टॉपिक बिल्कुल वही था जिसकी मैंने हजारों बार प्रैक्टिस की थी। मेरी पेन एक मैजिक की तरह चल रही थी। एग्जाम खत्म होने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, लिन शाओसिया सीधे मेरे पास आई। उसने हेवी मेकअप किया हुआ था, पर उसकी आंखों में एक हल्की सी पैनिक थी। एग्जाम कैसा गया? मैंने कहा ठीक था। उसने फ्राउन करते हुए क्रॉस क्वेश्चन किया। ठीक मतलब क्या? मल्टीपल चॉइस में कितने गलत हुए? मुझे उसे देखकर हंसी आ रही थी। वो मेरा स्कोर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही थी ताकि अपना एस्टिमेट लगा सके। पता नहीं, मैंने आंसर्स मैच नहीं किए। उसने मुंह बनाया, वो इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं, पर उसने ज्यादा जोर नहीं डाला और वहां से चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और सोचा, इतनी जल्दी क्या है, कल तो रिजल्ट्स आ ही जाएंगे, तब तुम्हारे पास पानी करने के लिए बहुत टाइम होगा। आफ्टरनून में मैथ एग्जाम के बीच एक एक्सीडेंट हो गया। मेरे पेट में अचानक बहुत तेज पेन होने लगा। शायद सुबह का खाना खराब था या शायद स्ट्रेस बहुत हाई था। मेरी पूरी बॉडी से कोल्ड स्वेट निकलने लगा। मैं कुछ सेकंड्स के लिए टेबल पर ही गिर पड़ा। इन्विजिलेटर मेरे पास आए और धीरे से पूछा, स्टूडेंट तुम ठीक हो? मेडिकल रूम जाना है? मैंने अपना सिर हिलाया, दांत पीछे और कहा, आई एम फाइन। मजाक चल रहा है क्या? मैंने 18 साल इस एग्जाम का वेट किया है। अगर मुझे मरना भी पड़ा ना, मैं इसी आंसर शीट पर मरूंगा। मैंने अपने पैर पर जोर से पिंच किया। उस इंटेंस पेन ने मुझे मेरे पेट का दर्द कुछ देर के लिए भुला दिया। मैंने वापस सॉल्व करना शुरू किया। वो नंबर्स और फॉर्मूलाज मेरी आंखों के सामने ब्लर हो रहे थे, लेकिन मेरी मसल मेमोरी ने मुझे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। आखिरी फाइनल क्वेश्चन को मैंने 3 अलग अलग मेथड से वेरीफाई किया। जब 100% कंफर्म हो गया, तब जाकर पेन नीचे रखा। जब मैं हॉल से बाहर आया, मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। मैं एक खाली कॉर्नर में गया और काफी देर तक अपनी सांसें कंट्रोल करता रहा। तभी लिन शाओसियाओ का मैसेज आया। मैथ कैसा गया? मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स टाइप किए, नॉर्मल। अगले ही सेकंड उसका एक स्मग इमोजी आ गया। ऑब्वियसली उसे लगा कि वो सेफ है। बेवकूफ लोग ही निडर होते हैं। ये बात उस पर बिल्कुल फिट बैठती थी। अगले दिन साइंस और इंग्लिश का एग्जाम था। मेरी बॉडी 90% रिकवर हो चुकी थी। ये दोनों मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स थे, स्पेशली साइंस। वो फिजिक्स के टफ क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के रिएक्शंस, बायोलॉजी के जेनेटिक्स, ये सब मैंने अनकाउंटेबल टाइम्स प्रैक्टिस किए थे। मेरा पेन पानी की तरह फ्लो कर रहा था। पेपर खत्म होने के बाद भी मेरे पास चेक करने के लिए 20 मिनट्स बचे थे। मैंने हर क्वेश्चन को 2 बार वेरीफाई किया ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। इंग्लिश के बारे में तो सोचना ही नहीं था। एग्जामिनर चाहकर भी मेरे मार्क्स कट नहीं कर सकता था। लास्ट एग्जाम की बेल बजी। मैं हॉल से बाहर निकला, बिल्डिंग के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखा। सनलाइट बहुत शार्प थी, पर मैं पीछे नहीं हटा। मैं सीधा खड़ा रहा और उस रोशनी को अपने चेहरे पर पड़ने दिया।
18 साल आखिरकार मेरा स्ट्रगल खत्म हो गया। लिन शाओ फिर से सबसे पहले मेरे पास आई। आज वो किसी प्राउड पीकॉक की तरह सज धज कर आई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा ग्रीड था। कैसा हुआ एग्जाम? ऑसम। इतना अच्छा जितना आज तक नहीं हुआ। ये सुनते ही शाओ की आंखें चमक उठी, जैसे उसे कोई गोल्ड माइन मिल गई हो। वो पलटकर मॉम डैड के पास क्रेडिट लेने दौड़ी। मॉम डैड ब्रो कह रहा है उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया। उसे खुशी से उछलते देख मैं मुस्कुरा रहा था। वो स्माइल एक हंटर की थी जो अपने प्रे को जाल में फंसते देख रहा हो। लिन शाओ, तुम्हें पता है तुम अभी कैसी लग रही हो? आग की तरफ उड़ने वाले उस कीड़े की तरह जिसे लगता है कि वो सूरज है। समर ब्रेक शुरू होते ही शाओ पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसने अपना सीना ठोक कर मॉम डैड को गारंटी दे दी कि वो स्टेट टॉप 10 में आएगी। उसने एडवांस में ही एक भारी भरकम पॉकेट मनी ले ली। अपना फोन, लैपटॉप सब टॉप टियर मॉडल से अपग्रेड कर लिया। मॉम डैड की हार्ड अर्न सेविंग्स उड़ाकर वो अपने फेक फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने निकल गई। सोशल मीडिया पर रोज नई अपडेट्स आ रही थी, सिर्फ खाना पीना और ऐश। उसे रियलिटी का जरा भी आइडिया नहीं था। एक रात मैंने उसकी पोस्ट देखी। एक प्रीमियम रेस्टोरेंट की फोटो थी जिसका कैप्शन था सेलिब्रेटिंग फ्यूचर स्टेट टॉपर। कमेंट्स में लोगों ने लाइन लगा रखी थी, एक्सो शाओ तुम बेस्ट हो, पार्टी कब दे रही हो? मुझे ये सब बहुत अब्सर्ड लग रहा था। दूसरी तरफ मैं अपने ग्रैंडपा से मिलने गांव जाना चाहता था। मैंने ट्रैवल एक्सपेंस के लिए मॉम डैड से पैसे मांगे, पर मेरी बात पूरी होने से पहले ही मॉम ने मुझे टोक दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस कोल्डली कहा, क्या देख रहा है, घर में पैसे नहीं है, तुझे दिखता नहीं? जाओ स्याओ को पैसों की जरूरत है। मैंने उनके फेस को देखा और मुझे डिस्गस्ट फील हुआ। मेरे लिए 1 रुपया नहीं और शाओ पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। ये है मेरे पेरेंट्स। डैड सोफा पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उन्होंने बिना मुड़े कहा, अगर जाना है तो खुद मैनेज कर, हम पर डिपेंड मत रहे। मैंने कुछ नहीं कहा और मुड़कर अपने रूम में चला गया। अगले दिन सुबह सुबह मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और मजदूरी का काम मांग लिया। धूप इतनी डेडली थी कि चक्कर आ रहे थे, लेकिन मैं दांत भींचकर आधा महीना काम करता रहा ताकि मैं टिकट और ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट्स के पैसे जमा कर सकूं। वो आधा महीना मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था। आधा महीना काम करने के बाद मैंने 1000 से ज्यादा सेव कर लिए थे। टिकट और ग्रैंडपा के सप्लीमेंट्स के लिए इतना काफी था। रिजल्ट वाले दिन ही लिन शाओ का 18th बर्थडे था। अपनी लाइफ के इस सबसे बड़े मोमेंट को क्राउन करने के लिए उसने एक एक्सट्रीम लेवल की लग्जरी पार्टी थ्रो की। सारे रिलेटिव्स, मॉम डैड के बॉसेस, सबको इनवाइट किया गया था। बैंक्वेट हॉल चापलूसी से भरा हुआ था। एक दूर के रिलेटिव ने दाद के पास आकर वाइन ग्लास उठाते हुए कहा, ओल्ड लिन, तुम्हारे तो एंसेस्टर्स खुश हो गए होंगे, ट्विंस हैं और दोनों इतने ब्राइट। एक दूसरे रिलेटिव ने ताना मारते हुए कहा, बड़ा बेटा तो बस किताबी कीड़ा है, उसे दुनियादारी नहीं आती। शाओ स्वीट है, मार्क्स अच्छे हैं, स्मार्ट है, अपने भाई से 100 गुना बेटर है। सारे यंग कजिन्स लिन शाओ को ऐसे घेरे हुए थे जैसे वो कोई सुपरस्टार हो। एक कजन की आंखें तो जेलसी से लाल हो रही थी। शाओ सिस्टर, तुम कितनी ऑसम हो, हाथ में टॉप यूनिवर्सिटी का एडमिशन, हैंडसम बॉयफ्रेंड, तुम तो लाइफ में सेट हो। जल्दी रिजल्ट चेक करो, हम इस हिस्टोरिकल मोमेंट को विटनेस करना चाहते हैं। रिलैक्स, अगर स्टेट टॉपर मैं हूँ तो टॉप यूनिवर्सिटी का एडमिशन बोर्ड खुद मुझे कॉल करेगा। उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि फोन बज उठा, लेकिन उसका नहीं, मेरा फोन। वहाँ मौजूद हर इंसान शॉक में था और मैंने एक के बाद एक कॉल्स पिक करना शुरू किया। चिंगहू एडमिशन सेल, पीकिंग यूनिवर्सिटी एडमिशन बोर्ड और देश की सारी टॉप यूनिवर्सिटीज के कॉल्स। मैंने पोलाइटली उन सबको थैंक्स कहा और कहा कि मैं उनके ऑफर को केयरफुली कंसिडर करूंगा। लिन शाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने साइलेंट फोन को घूर रही थी। उसने अपनी फेक स्माइल मेंटेन करते हुए दांत पीस कर कहा, बेस्ट चीजें हमेशा लास्ट में आती है। आखिरकार रिजल्ट पोर्टल ओपन हो गया। सब लोग शाओ पर लॉगिन करने का प्रेशर डालने लगे। मैं भी कॉर्नर में खड़ा अपना पेज ओपन कर रहा था। अंदर से मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन रिजल्ट चेक करने के इस मोमेंट पर मेरे हाथों में हल्का सा पसीना आ गया था। मॉम ने मेरी तरफ मुड़कर बहुत कैजुअली पूछा, तुम्हारा स्कोर क्या है? मैंने अपनी फोन स्क्रीन सबकी तरफ घुमाई और बहुत काम टोन में कहा, मैंने 741 स्कोर किया है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं अपने अंदर उठ रहे सुनामी जैसे एक्साइटमेंट को दबा रहा था। मेरा फेस बिल्कुल ब्लैंक था। मैं जीत गया, मैं सच में जीत गया। मॉम एकदम फ्रीज हो गई, फिर अजीब से तरीके से सिर हिलाया, मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं और तुरंत लिन शाओ की तरफ भागी। उनकी आवाज खुशी से कांप रही थी, जल्दी चेक कर, शाओ का स्कोर डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा। लिन शाओ को सबने ऐसे घेर रखा था कि उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। उसके कांपते हुए हाथों ने कंफर्म बटन पर क्लिक किया। अगले ही सेकंड उसका फेस फ्रीज हो गया। उसके फेस पर ऐसा रिएक्शन था जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। स्क्रीन पर 3 ब्राइट रेड नंबर्स फ्लैश हो रहे थे, 700, 221। लिन शाओ की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। पूरे हॉल में शमशान जैसी शांति छा गई। तभी एक क्लूलेस रिलेटिव जिसे सिचुएशन का कोई आइडिया नहीं था, ब्लाइंडली चिल्लाया, वाओ 751 मार्क्स, अपने भाई से भी 10 पॉइंट्स ज्यादा। शाओ तो जीनियस है। अगर मेरी मेमोरी सही है तो बोर्ड एग्जाम्स का टोटल मार्क्स ही 750 होता है ना। हॉल का एनवायरनमेंट इंस्टेंटली फ्रीज हो गया और लिन शाओ बुरी तरह पैनिक कर गई। ठंडी नसों और बहते पसीने ने उसके खूबसूरत मेकअप को पूरी तरह खराब कर दिया था। उसने एक गहरी सांस ली, ये पक्का कोई सिस्टम फेलियर है। इस वक्त सर्वर पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा।
ये सिस्टम पागल हो गया है। वो पागलों की तरह पेज रिफ्रेश करने लगी। उसकी उंगली स्क्रीन को एक बार, दो बार, तीन बार लगभग तोड़ने ही वाली थी, पर वो मनहूस 700 पिसेस 1 का आंकड़ा किसी कील की तरह उस टोटल स्कोर के कॉलम में अपनी जगह पर जमा हुआ था। किसी ने कहा कि कोई दूसरा फोन ट्राई करो, शायद मोबाइल कैश की प्रॉब्लम हो। लिन शियाओ ने डूबते को तिनके का सहारा समझकर किसी और का फोन छीन लिया, पर रिजल्ट अभी भी वही 751 था। वो एक्स्ट्रा एक नंबर उसके चेहरे पर एक बहुत बड़े थप्पड़ की तरह लगा। और ठीक तभी बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खुला। कुछ वर्दीधारी पुलिस ऑफिसर्स और एजुकेशन ब्यूरो के लोग बेहद संजीदा चेहरों के साथ अंदर आए। उनके लीडर ने चारों तरफ देखा और भारी आवाज में पूछा, लिन शियाओ कौन है? एजुकेशन अथॉरिटी ने इस स्कोर में भारी गैरबड़ी पकड़ी है। सिस्टम पर किसी मैलिशियस अटैक या बड़े फ्रॉड का शक है। हमारे साथ चलिए, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लिन शियाओ के पैर कांपने लगे और वो सीधे जमीन पर ढेर हो गई। उसका चेहरा डर के मारे किसी भूत की तरह समेट पड़ चुका था। ये तमाशा देखकर उसके माता पिता भी घबरा गए, लेकिन उनका पहला रिएक्शन अपनी बेटी को संभालना नहीं था, बल्कि किसी स्केपगोट को ढूंढना था। उस हड़बड़ी में माँ ने अचानक मुझे आगे धक्का दे दिया और मेरी तरफ उंगली उठाकर पूरी ताकत से चिल्लाई, इसने किया है। पक्का इसी ने अपनी बहन से जलकर सिस्टम हैक किया है और स्कोर चेंज किया है। ऑफिसर्स, इसे गिरफ्तार कीजिए। देखा, फिर से वही हुआ। ये है मेरे माता पिता जो मुश्किल वक्त आते ही बिना झिझके मुझे बलि का बकरा बना देते हैं, चाहे वजह कितनी भी बकवास हो, चाहे लॉजिक कितना भी घटिया क्यों ना हो। बस उनकी लाडली बेटी बच जानी चाहिए। उसके लिए मेरी कुर्बानी देने में उन्हें क्या हर्ज है। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था, पर इस वजह से मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मैंने माँ का हाथ झटक दिया और ठंडी नजरों से इन तमाशा करने वाले जोकरों को देखने लगा। मैं कोई हाकर नहीं हूँ, मैं पूरे प्रोविंस का साइंस टॉपर लिन फेंग हूँ। लिन शियाओ वहाँ है और वो चमत्कारी 751 मार्क्स लाने वाली महान आत्मा वही है। ये सुनते ही पापा गुस्से से आग बबूला होकर मुझे थप्पड़ मारने दौड़े। मैंने तुरंत उनकी कलाई दबोच ली। मेरी खूंखार आंखें देखकर उनके होश उड़ गए। मुझे छू कर तो देखो, कानून के रखवाले ठीक मेरे पीछे खड़े हैं। इस वक्त देश की टॉप यूनिवर्सिटीज और मीडिया मुझे कवर करने के लिए लाइन लगाकर खैरी है। हिम्मत है तो हाथ उठाकर दिखाओ। इस मोमेंट के बाद से इस घर में कोई मुझे दोबारा दबा सकता है। ये जो अडल्टहुड सेरेमनी दिखावे के लिए रखी गई थी, वो पूरी तरह से एक ड्रामा बनकर रह गई। लिन शियाओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया और पीछे रह गया सिर्फ तमाशा। ये बात छुपने वाली नहीं थी। गाँव में 751 स्कोर की खबर ने इंटरनेट पर आग लगा दी। सारे सर्वर्स क्रैश हो गए और ये बात सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। लोग मजे लेकर हंस रहे थे। किसी ने लिखा, लालच की भी सीमा होती है, शायद नंबर खरीदते खरीदते बहक गई। किसी ने कमेंट किया, चीटिंग करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। जब फुल मार्क्स ही 750 हैं, तो तुम्हारे 751 कैसे आ गए? ये टीचर्स का अपमान है या सिस्टम का? किसी ने लिन शियाओ का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ निकाला, जिससे पता चला कि पिछले 6 महीने से वो सिर्फ घूम फिर रही थी और पढ़ाई का दूर दूर तक नाम नहीं था। पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह उसके खिलाफ हो गया। सब उस पर टूट पड़े। सबको लगा कि इसने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके मार्क्स अपडेट करवाए, पर गलती से कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। मैं जब वो कमेंट्स पढ़ रहा था तो मेरे दिल को एक ऐसी राहत मिली जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। 18 साल मैंने इस पल के लिए पूरे 18 साल इंतजार किया था। आखिरकार सबने सच देख लिया। इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया। लिन शियाओ की आंसर शीट में गड़बड़ी थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्कैनिंग के वक्त अजीब तरीके से एक नंबर एक्स्ट्रा जोड़ गया था, जिससे टोटल स्कोर बिगड़ गया। हालांकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला कि उसने आंसर शीट से छेड़छाड़ की थी, पर फेयरनेस के लिए एजुकेशन ब्यूरो ने बैकअप एग्जाम पेपर का इस्तेमाल करके उसका री एग्जाम अकेले कराने का फैसला लिया। जब ये खबर घर पहुंची तब लिन शियाओ सोफे पर लेटी फोन स्क्रॉल कर रही थी। री एग्जाम की बात सुनते ही वो उछल पड़ी और उसका चेहरा एकदम सेध पड़ गया। क्या मतलब दोबारा एग्जाम देना होगा? मैं किस लिए री एग्जाम दूं? मेरा वो स्कोर बिल्कुल असली था। ये उस सिस्टम की गलती है। पापा बगल में बैठे थे। उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। उन्होंने दबी आवाज में डांटते हुए कहा, आवाज नीचे, बारोसियों को सुनाई दे जाएगा। मां घबराहट में चक्कर काट रही थी। वो एक तरफ लिन शियाओ को दिलासा दे रही थी और दूसरी तरफ स्ट्रेटेजी प्लान कर रही थी। शियाओ डरो मत, अगर री एग्जाम है तो ठीक है, तुम इतनी स्मार्ट हो, सब बढ़िया होगा। लेकिन लिन शियाओ तो जैसे पागल हो गई थी। वो घर में तमाशा करने लगी, रोते हुए चिल्लाई, नहीं मैं अकेले एग्जाम नहीं दूंगी। अगर भाई साथ नहीं देगा तो मैं नहीं बैठूंगी, उसे भी मेरे साथ एग्जाम देना होगा। वो झटके से मेरी तरफ लपकी और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके नाखून मेरी चमड़ी में धंस गए। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। लिन फेंग, तुम मेरी जान लेके मानोगे क्या? मैंने उसका हाथ झटक दिया। मेरी आवाज में एक बर्फीली ठंडक थी। मैं अपना एग्जाम दे चुका हूँ, मैं तुम्हारे चक्कर में दोबारा री एग्जाम क्यों दूं? लिन शियाओ सन्न रह गई। उसकी आंखों में गहरा अविश्वास था, जैसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसे मना कर दूंगा। माँ तुरंत बीच बचाव करने के लिए दौड़ी। लिन फेंग, ये कैसा बर्ताव है? तुम्हारी बहन की ये हालत है, क्या तुम उसकी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? शियाओ फेंग, ये हमारे पूरे परिवार की इज्जत का मैटर है। तुम शियाओ के साथ एक बार एग्जाम में बैठ जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मैंने उनकी तरफ देखा। मुझे उन पर हंसी भी आ रही थी और तरस
पारस भी, परिवार की इजरत, वो सिर्फ लिन शियाओ शियाओ की इजरत थी। इन सब बातों से मेरा कभी कोई लेना देना नहीं था। मैंने साफ लफ्जों में कह दिया, मेरा इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है, मैं मना करता हूँ। मैं सीधे अपने कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। बाहर वो कितना भी दरवाजा पीटते रहे, गालियां देते रहे, मैंने गेट नहीं खोला। इस बेतुकी डिमांड को एजुकेशन ब्यूरो ने भी खारिज कर दिया। आखिरकार पूरे शहर की निगरानी में लिन शियाओ शियाओ को अकेले ही एग्जाम देना पड़ा। एग्जाम सेंटर म्यूनिसिपल एजुकेशन ब्यूरो के एक मीटिंग रूम में बनाया गया था, जहां सीसीटीवी कैमरास 24 घंटे चालू थे और 3 इन्विजिलेटर्स लगातार उस पर नजर गिराए हुए थे ताकि वो फिर से कोई गड़बड़ी न कर सके। नतीजा जैसा कि उम्मीद थी बिल्कुल घटिया रहा। री एग्जाम का टोटल स्कोर आया सिर्फ 157। ये उसके आम मॉक टेस्ट से भी कम था। वैसे भी उसकी औकात 300 नंबर वाली ही थी और पिछले 6 महीने से वो सिर्फ डेटिंग और नंबर 1 बनने के सपने देख रही थी। किताब को हाथ तक नहीं लगाया था। जिस दिन रिजल्ट आया, मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठा रहा था। मुझे मेरे एक क्लासमेट का मैसेज मिला कि लिन शियाओ शियाओ को री एग्जाम इन सिर्फ 10.7 मार्क्स मिले हैं। मैं एक पल के लिए थमा और फिर मुस्कुराते हुए जमीन पर बैठ गया। काफी देर तक मैं उठ नहीं पाया। मेरे साथ काम करने वाले मजदूर को लगा मुझे हीट स्ट्रोक हो गया है। उसने मुझे पानी दिया। मैंने हाथ हिलाकर कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस मैं बहुत खुश हूँ। इस री एग्जाम ने सीधे तौर पर उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया था। पहले 751 और अब 157। इस भारी कॉन्ट्रास्ट ने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया। नेटिजन्स के कमेंट्स एक से बढ़कर एक मजेदार थे। किसी ने लिखा, हाँ 157 ये है इसका असली लेवल। किसी ने कहा, अब प्रूफ मिल गया कि पिछला 700 पास 1 सर चीटिंग थी। किसी ने तो एक मे बना दिया जिसमें 700 पास 1 और 100 पास 77 को साथ रखकर लिखा था। जन्नत से जहन्नुम तक का रास्ता सिर्फ एक रे एग्जाम की दूरी पर है। लिन शियाओ शियाओ इस साइबर बुलिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने खुद को सही साबित करने के लिए अपने पुराने रिपोर्ट कार्ड्स शेयर करने की कोशिश की, पर इंटरनेट यूजर्स ने उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाल कर रख दी। आखिरी साल में उसकी अचानक हुई ग्रोथ बेहद अजीब थी, जबकि पहले वो मुश्किल से 300 नंबर लाने वाली फिसड्डी स्टूडेंट थी। लोगों को पक्का यकीन हो गया कि ये लड़की शुरू से ही चीटिंग कर रही थी। इसी बहाने नेटिजन्स ने मेरा रिपोर्ट कार्ड भी ढूंढ निकाला। स्कूल से लेकर कॉलेज तक मेरे हर बड़े एग्जाम का रिकॉर्ड सामने आ गया। बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा टॉप 3 में रहा था। इसे कहते हैं असली टॉपर। किसी ने कमेंट किया, क्या ये सच में सगे भाई बहन है? इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? दूसरे ने लिखा, एक 700 पास्ट लेकर बैठा है और दूसरी 200 पास्ट के लायक भी नहीं है। उन कमेंट्स को देखकर मेरा दिल भर आया। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि अच्छे मार्क्स लाकर मुझे मम्मी पापा का प्यार मिलेगा, पर बाद में समझ आया कि मैं चाहे कितना भी हाई स्कोर ले आऊं, उनकी नजरों में मैं कभी बराबरी नहीं कर सकता। मैं कभी लिन शियाओ शियाओ की जगह नहीं ले सकता, बल्कि अपनी बेटी की गलतियों को छुपाने वाला एक टूल चाहिए था। जो टीचर्स और क्लासमेट्स पहले लिन शियाओ शियाओ के आगे पीछे घूमते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। यहाँ तक कि मम्मी पापा का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लोग उन पर उंगलियां उठाते थे। बाड़ोसी पीठ पीछे बातें करते कि लिन परिवार की बेटी तो बिल्कुल खोखली निकली, इतने सालों से चीटिंग करके सबको बेवकूफ बना रही थी। थू है ऐसी इजरत पर। उस दौरान लिन शियाओ शियाओ खुद को कमरे में बंद करके बैठ गई, जैसे कोई आवारा चूहा हो। खिड़कियों के पर्दे हमेशा गिरे रहते और खाना भी माँ उसके कमरे के दरवाजे पर रख कर आती थी। वो किसी से नहीं मिलना चाहती थी। दूसरी तरफ मैं अपने हाथ में देश के टॉप मेडिकल कॉलेज का एडमिशन लेटर था। मैं अपना बैग पैक करके दादाजी के पास गांव चला गया। बस अगस्त के आखिर में कॉलेज शुरू होने तक का इंतजार था, फिर मैं आजाद होने वाला था। मुझे ऐसा ही लगा था। जियांगशिया की गर्मी किसी भट्टी जैसी थी, पर मेरा मन शांत था। दादाजी का वो पुराना घर पहाड़ की तलहटी में। दादाजी का वो पुराना घर मिट्टी की दीवारों से बना था, जिसके सामने एक पुराना पेड़ था। वहाँ झींगुरों की आवाज गूंजती रहती, पर वो बुरी नहीं लगती थी। यही मेरा असली घर था। जब से मुझे होश आया था, मुझे यही छोड़ दिया गया था। मम्मी पापा कहते थे कि गांव की हवा अच्छी है, सेहत के लिए बढ़िया है, पर असल में वो मुझे अपनी आंखों का कांटा समझते थे और चाहते थे कि सारे रिसोर्सेज सिर्फ उनकी बेटी को मिले। मैं उनके रास्ते का रोड़ा था। दादाजी ने कभी मेरे सामने मम्मी पापा की बुराई नहीं की। वो बस खामोशी से मेरा ख्याल रखते, मुझे पढ़ना लिखना सिखाते और कहते कि इंसान को अपने दम पर जीना चाहिए। उनकी सबसे पसंदीदा बात थी, पढ़ाई ही हम जैसे गरीब बच्चों का एकमात्र रास्ता है। मैंने इस बात को अपने दिलो दिमाग में बसा लिया था। उस पुराने घर में रहते हुए मुझे 20 दिन से ज्यादा हो चुके थे। मैं रोज सुबह उठकर दादाजी के साथ मुर्गियों को दाना देता, दोपहर में आंगन में बैठकर पढ़ाई करता और शाम को उनके साथ खेतों में टहलने निकल जाता। रात को हम उसी पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवा का मजा लेते। वो मुझे पुरानी बातें बताते कि पापा बचपन में कितने नटखट थे और माँ जब नई नई शादी करके आई थी तो कितनी संस्कारी थी। इन अनजानी कहानियों को सुनना किसी दूसरे परिवार का किस्सा सुनने जैसा लगता था, क्योंकि मेरी यादों में मेरे माता पिता कभी ऐसे थे ही नहीं। एक रात जब हम आंगन में बैठे थे, चांद की रोशनी बहुत तेज थी। दादाजी ने अचानक मुझसे पूछा, इस बार एग्जाम कैसा गया तुम्हारा? मैंने थोड़ा सोचा और ईमानदारी से कहा, अच्छा गया है। दादाजी ने सिर हिलाया। उनकी धुंधली आंखों में एक चमक थी। उन्होंने आसमान में चांद की तरफ देखा, कुछ देर खामोश रहे और बोले, अच्छा है, बहुत अच्छा है। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। उनकी आवाज भारी थी। दादाजी ने अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं उखाड़ा,
अब बस तुमसे ही सारी उम्मीदें हैं। मैंने अपना सिर झुका लिया, मेरी आंखें भर आईं। बचपन से लेके आज तक सिर्फ उन्होंने ही मुझसे ऐसी बात कही थी। सिर वही मेरा भला चाहते थे। दादाजी, एक बार मैं कॉलेज पूरा करके कमाने लगूं, फिर मैं आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। उन्होंने हाथ हिलाया और बच्चों की तरह मुस्कुराए। मुझे शहर रास नहीं आएगा बेटा, तुम्हारी ये सोच ही मेरे लिए काफी है। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, बाहर झींगरों की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा कि एक बार एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कोई कमजोर मोहरा नहीं हूँ जिसे कोई भी कुचल दे, और ना ही किसी का स्टेपिंग स्टोन हूँ। 12 अगस्त की बात है, कॉलेज शुरू होने में आधा महीना बचा था। मैं आंगन में दादाजी के साथ मक्के सुखा रहा था। सुनहरे मक्के के दानों को चटाई पर फैला रहा था, तभी मेरी पॉकेट में रखा फोन बज उठा। वो माँ का नंबर था। मैं एक पल के लिए चौंक गया। वो कभी मुझे खुद कॉल नहीं करती थी। आखिरी बार उनका फोन एग्जाम से पहले आया था, ये पूछने के लिए कि मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। उनकी आवाज में सिर शक और चालाकी थी। मैंने फोन एक्सेप्ट किया तो दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई। माँ की आवाज बेहद घबराई हुई और भारी थी। शियाओ फेंग, तुम जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे पापा अचानक बहुत बीमार हो गए हैं, वो बचने नहीं वाले। मेरा दिल जैसे बैठ गया। हाथ से मक्के की टोकरी छूटने ही वाली थी। क्या वो बीमार कैसे हुए, कौन से हॉस्पिटल में है? माँ से रोए जा रही थी। उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस बार बार एक ही रट लगा रखी थी, जल्दी घर आ जाओ, जल्दी आओ। और फिर फोन कट गया। मैं वही सन्न खड़ा रहा। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। तभी दादाजी कमरे से बाहर आए। मेरा चेहरा देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने उन्हें सब बता दिया। सुनते ही उनका चेहरा भी उतर गया। उन्होंने मुझसे तुरंत अपना सामान समेट कर निकलने को कहा। चाहे जो भी हो, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हें उसे देखने जाना ही होगा। मैंने हामी भरी। कमरे में जाकर कुछ कपड़े बैकपैक में ठूंसे और निकलने लगा। दरवाजे पर दादाजी पीछे से आए और उन्होंने एक कपड़े की पोटली मेरे हाथ में थमा दी। भारी आवाज में बोले, इसे रख लो, ये मैंने मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखे थे। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें मुड़े तुड़े कुछ छुट्टे पैसे थे और कुछ 100 के नोट्स थे। कुल मिलाकर कोई 2000 रुपए होंगे। ये उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी जो उन्होंने सब्जियां और अंडे बेचकर पाई पाई करके जोड़ी थी। मैंने उसे वापस देने की कोशिश की पर वो मुड़े और कमरे के अंदर चले गए। चौखट पर उनकी झुकती हुई पीठ बेहद कमजोर लग रही थी। उस पोटली को हाथ में पकड़कर मेरी आंखें भर आई। गाँव से जिले तक जाने के लिए 2 घंटे की बस थी, फिर वहां से शहर के लिए 3 घंटे की ट्रेन और फिर हाई स्पीड रेल। पूरा राउट मिलाकर लगभग 10 घंटे का सफर था। मैंने सबसे पहली बस का टिकट लिया। उस हिलती डुलती बस की खिड़की से बाहर भागते नजारों को देखते हुए मेरा दिमाग अब धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत सी चीजें अजीब लग रही थी। माँ के रोने की आवाज बहुत ज्यादा बनावटी थी, जैसे वो कोई एक्टिंग कर रही हो। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि पापा को बीमारी क्या है, न उनकी कंडीशन के बारे में कुछ सार किया। बस एक ही बात की रट लगाई थी कि मैं वापस आ जाऊं। अगर सच में हालत नाजुक होती तो उन्हें कहना चाहिए था कि तुम्हारे पापा फला हॉस्पिटल में है, तुम जल्दी आओ, ना कि तुम जल्दी घर लौट आओ। लौट कर कहाँ जाऊं? घर पर? अगर पापा हॉस्पिटल में एडमिट होते तो माँ के पास घर बैठकर मुझे फोन करने का टाइम कहाँ से आता? और उनकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। वो हड़बड़ाहट किसी पति की चिंता जैसी नहीं थी, बल्कि इस डर जैसी थी कि कहीं मैं आने से मना न कर दूं। जितना मैंने सोचा उतना ही मेरा शक गहराता गया। मैंने पापा के फोन पर कॉल किया, लाइन बिजी थी। दोबारा ट्राई किया, फिर से बिजी। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और पापा के ऑफिस के एक कॉलीग को फोन मिलाया जिनसे मैं पहले कुछ बार मिल चुका था। मैंने तमीज से पूछा कि क्या पापा के साथ कुछ हुआ है। वो अंकल हैरान होकर बोले, तुम्हारे पापा ने तो पिछले हफ्ते ही सबको डिनर पार्टी दी है, वो तो बिल्कुल भले चंगे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई थी। मैंने बहाना बनाकर कॉल कट कर दिया। मुझे पूरा यकीन हो गया था। मैं सीट के सहारे पीछे टिका और खिड़की से बाहर पहाड़ों को देखने लगा। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं पत्थर दिल हूँ, बस मैं इस परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर पापा सच में आयरी सांसें ले रहे होते तो लिन शियाओ शियाओ अब तक इंटरनेट पर रो रो कर आसमान सिर पर उठा चुकी होती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोशल मीडिया पर कोई हलचल ना हो। अगर ये एक तरफ है तो उनका मुझे वापस बुलाने का मकसद क्या है? मैंने कुछ घंटे दिमाग दौड़ाया और जवाब सा हो गया। लिन शियाओ शियाओ का तमाशा बहुत बड़ा हो चुका था। वो 751 मार्क्स वाला मजाक अभी भी ट्रेंडिंग में था। वो रिपीट करके भी किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे बिना उसकी कोई औकात नहीं है और मैं चिंगहुआ पेकिंग जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला था, इस दलदल से हमेशा के लिए आजाद होने के लिए। वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी नजरों में मेरे होने की सिर्फ एक ही वजह थी, लिन शियाओ शियाओ का स्टेपिंग स्टोन बनना, उसका टूल और उसका ब्लड बैग बने रहना। जब मैंने ये बात समझ ली तो मेरा डर गायब हो गया। मुझे एक ऐसे शिकारी जैसी तसल्ली महसूस हो रही थी जिसने अपना जाल बिछा दिया हो और शिकार के फंसने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन इस बार शिकारी और शिकार अपनी जगह बदलने वाले थे। अगर तुम लोग ड्रामा करना चाहते हो तो मैं आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा, पर इस कहानी की स्क्रिप्ट में लिखूंगा। ट्रेन में मैंने दादाजी के पैसों से एक सस्ता बैकअप फोन और एक पावर बैंक खरीदा।
दोनों फोन्स को फुल चार्ज किया और एक ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड किया जो डेटा सीधे क्लाउड पर अपलोड कर दे। मैंने 3 बार टेस्ट किया ताकि कोई चूक ना हो। इसके बाद मैंने अपने यूनिवर्सिटी ग्रुप के कुछ नए दोस्तों को मैसेज भेजा और उन्हें हालात के बारे में थोड़ा समझा दिया कि अगर अगले 48 घंटों तक मेरा कोई कांटेक्ट ना हो तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। मैंने अपना रियल टाइम लोकेशन भी उनके साथ शेयर कर दिया था। उनका रिप्लाई आया, भाई साहब तुम्हारी फैमिली की कहानी तो बड़ी पेचीदा है, कोई बात नहीं, हम है ना, तुम बिना डरे जाओ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम तुरंत पुलिस बुला लेंगे, अपना ख्याल रखना और टच में रहना। उन मैसेजेस को देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। जिन लोगों से मैं कभी मिला तक नहीं था वो मेरी मदद के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ मेरे अपने सगे वाले मुझे नरक की आग में झोंकना चाहते थे। ये दुनिया कितनी अजीब है। जब मैं घर पहुंचा तो अगली शाम हो चुकी थी। ढलते सूरज की रोशनी ने उस पुरानी बिल्डिंग को धुंधले पीले रंग में रंग दिया था। मैं अपना सूटकेस घसीटते हुए नीचे खड़ा हुआ और ऊपर देखते हुए सोचने लगा। टालवे साल मैंने सिर उठाकर उस जगह को देखा जहां मैंने टालवे साल गुजारे, पर कभी बिलोंगिंगनेस फील नहीं हुई। एक डीप ब्रेथ ली, ऊपर गया और डोर नॉक किया। दरवाजा खुला और मॉम का फेस सामने था। आंखें लाल थी जैसे अभी रोकर हटी हूँ। मुझे देखकर वो पहले तो शॉक हुई, फिर तुरंत एक फेक स्माइल ओढ़ ली। अरे शॉफेंग, तू आ गया, जल्दी अंदर आ, जल्दी आ। उनका ये एक्स्ट्रा वेलकमिंग बिहेवियर देखकर मुझे गूज बम्स आ गए। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे कभी इतने प्यार से ट्रीट नहीं किया था। मैंने बिना कोई रिएक्शन दिए अंदर एंट्री ली और मेरी नजरें तेजी से लिविंग रूम को स्कैन करने लगी। डैड सोफा पर बैठकर टीवी देख रहे थे, हाथ में रिमोट था और फेस एकदम ग्लो कर रहा था। उनमें क्रिटिकल इलनेस का कोई साइन ही नहीं था। मैं एंट्रेंस पर खड़ा था, मेरा हाथ अभी भी लगेज के हैंडल पर था और मैंने एकदम काम टोन में पूछा, कहा तो गया था कि दाद बीमार है, फिर टीवी कैसे देख रहे हैं। लिविंग रूम की हवा एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। डैड ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, उनका फेस थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मॉम की स्माइल भी एक पल के लिए जम गई, फिर उन्होंने तुरंत कवर अप किया। अरे वो फॉल्स अलार्म था, कल तुम्हारे दांत की तबीयत खराब थी पर हॉस्पिटल में चेकअप के बाद पता चला कुछ सीरियस नहीं है। हमने सोचा तुम यूनिवर्सिटी के लिए निकलने वाले हो तो एक बार घर आ जाओ। फैमिली रियूनियन के लिए हम एक फैमिली ही तो हैं। ये वर्ड उनके मुंह से बहुत आयरॉनिक लग रहा था। मैंने उनका झूठ एक्सपोज नहीं किया, बस हाँ में सिर हिलाया, जूते उतारे और अंदर आ गया। मेरी आंखों के कॉर्नर ने सोफा के दूसरी तरफ बैठी लिन शाओशाओ को स्पॉट किया। वो एक कॉर्नर में सिकुड़ी हुई थी, नाइट ड्रेस पहने हुए, बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। कुछ महीने पहले की वो प्राउड और ग्लोइंग लड़की आज बिल्कुल बदल चुकी थी। मुझे अंदर आता देख उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में मिक्स्ड इमोशंस थे, हेट्रेड, फियर और कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पाया। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा अपना लगेज रखने रूम की तरफ चला गया। मेरा रूम घर के बिल्कुल एंड में था, सिर्फ कुछ स्क्वायर मीटर्स का। वहाँ कभी सनलाइट नहीं आती थी। बचपन में वो एक स्टोर रूम हुआ करता था। बाद में जब मैं ग्रांपा के घर से पढ़ाई करने वापस आया तो उसे मेरे लिए क्लियर कर दिया गया। जबकि लिन शाओशाओ का रूम साउथ फेसिंग मास्टर बेडरूम था, बड़ा और ब्राइट। इस घर में रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा से इतना ही क्लियर और बायस्ड रहा है। मैंने दरवाजा बंद किया और रूम को चेक करना शुरू किया। स्टडी टेबल, बुक शेल्फ, वार्डरोब, बेड के नीचे एक एक चीज चेक की कि किसी ने कुछ टैंपर तो नहीं किया। सेफ फील होने पर मैंने अपने बैग से एक बैकअप फोन निकाला और उसे बुक शेल्फ के कबाड़ में एक हिडन एंगल पर सेट कर दिया। कैमरा बिल्कुल डोर की तरफ पॉइंट कर रहा था। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की और फोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया ताकि रिकॉर्ड होते टाइम कोई नोटिफिकेशन साउंड ना आए। ये सब करने के बाद मैं बेड पर लेटकर सोने की एक्टिंग करने लगा, पर मेरे कान पूरी तरह अलर्ट थे, लिविंग रूम की हर छोटी आवाज को ट्रैक कर रहे थे। डिनर के लिए मॉम ने टेबल भरकर खाना बनाया था। पहली बार उन्होंने मुझे इतने प्यार से खाने के लिए बुलाया और मेरी प्लेट में खाना भी परोसा। एक साउफेंग, तू बहुत पतला हो गया है, अब घर से दूर जा रहा है, थोड़ा अच्छे से खा ले। मैं खा तो रहा था पर मुझे कोई टास्ट फील नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही एनालिसिस चल रहा था, ये लोग आखिर चाहते क्या है, ये अपने असली चेहरे कब दिखाएंगे। डिनर के बाद दाद ने खास कर अपना गला साफ किया जैसे कोई स्पीच शुरू करने वाले हो। शाओफेंग, तुम्हें घर बुलाने के पीछे एक्चुअली एक रीजन है, हमें तुमसे कुछ डिस्कस करना था। आ गया मेन पॉइंट। मैंने सिर उठाया, चेहरे पर एकदम परफेक्ट कंफ्यूजन के एक्सप्रेशंस लिए। बात यह है कि तुम्हारी बहन की मेंटल स्टेट आजकल ठीक नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, फाइनल एग्जाम्स वाले इंसिडेंट ने उसे बहुत बड़ा शॉक दिया है। वो डीपली डिप्रेस्ड है, अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलती। मैंने और तुम्हारी मॉम ने डिस्कस किया, तुम उसके सगे भाई हो, उसके सबसे क्लोज हो, क्या तुम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो? उसे थोड़ा गाइड करो, काउंसिल करो, बस इतना ही। मैं वेट कर रहा था कि कब इनका असली प्लान बाहर आएगा और तभी मॉम ने बात संभाली। उनकी टोन में एक हेजिटेशन थी। हाँ शाओफेंग, तुम दोनों ट्विंस हो, तुम्हारा ब्लड कनेक्शन है, तुम एक फैमिली हो, बहन की थोड़ी हेल्प कर दोगे तो क्या हो जाएगा। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस उन्हें घूरता रहा। कुछ देर के लिए एटमॉस्फेयर एकदम टेंस हो गया। तभी लिन शाओशाओ ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और वो रोती हुई आवाज में बोली, ब्रो मुझे पता है मेरी गलती है, ओके? इन दिनों मैंने बहुत सोचा है, पहले जो भी हुआ वो मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारे साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। क्या तुम